Hello everyone, I welcome you all again in our new lecture of our chapter Units and Dimensions for JEE. I hope you are liking the series, so let's just move forward, है ना। अभी तक हमने ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ ली हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, जिसमें मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल, ऑन योर नॉलेज, है ना। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन पार्ट है, बट इट्स जस्ट सो ईजी, इट्स जस्ट सो ईजी एंड यू आर गोना लव इट, है ना। सो आज का हमारा जो मोटिव रहेगा दैट इज़ कि आपके पास जब कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दी हो, है ना, तो आप कैसे उसका फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से। एंड फार्मूला ज़रूरी नहीं कि मतलब, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट फार्मूला भले ही आप ना निकाल पाए, लेकिन हाँ, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन वाइज ही समझते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट, है ना, बट वी विल अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन, है ना। सो आपको बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक, कॉमा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड और डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक लगाया है आपने, है ना, कोई सा भी। के क्या है, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको ऑब्वियसली आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह क्या होता है, आप बस ये समझो कि होती है कुछ चीज़ें, है ना। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। मान लो ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपका ब्लॉक अटैच है। अब क्या होता है, जब आप इसको नीचे को खींचोगे स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगी, फिर जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग वापस जाएगी, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करेगा। तो ये जो होता है कि मतलब इसने एक साइकिल क्या कंप्लीट किया, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। मैं अगर देखूँ ऑसिलेशंस को, तो टाइम पीरियड आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाना है ना। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आपको जब डिपेंडेंसी पता हो, तो डिपेंडेंसी क्या, आपको बोला कि जो टाइम पीरियड है इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। ये इसको मैं अभी के लिए टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बोला आपने कि डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे, कि ये टाइम पीरियड जो है ये डिसाइड होता है इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। पहली चीज़ आपको कॉमन सेंस दिख रहा है, ये मास जितना ज़्यादा या कम होगा उस हिसाब से ये जल्दी ऑसिलेट कर पाएगा या कम, मतलब स्लोली ऑसिलेट कर पाएगा, ये आप कॉमन सेंस है। क्योंकि ब्लॉक जितना हैवी होगा या ब्लॉक जितना मतलब स्मॉल होगा, तो एम पे तो डिपेंड करता है, दैट इज मास ऑफ दिस ब्लॉक जो अटैच है स्प्रिंग के साथ, है ना। फिर स्प्रिंग का खुद का एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, कि कितनी जल्दी स्ट्रेच हो सकती है, कितनी जल्दी आपका डिफॉर्म हो सकती है ना, कितनी जल्दी आपका नॉर्मल पोजीशन में आ सकती है। नेक्स्ट इज जी, मतलब नीचे को अगर ये लटका के रखा है वर्टिकली, तो एक फोर्स नीचे को एक्ट करती है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी का, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, थोड़ी बहुत नहीं पता है तो ये हमें चैप्टर में पढ़ना है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इन सब चीज़ों की टेंशन मतलब, स्प्रिंग हमें एज इट इज़ आपका एनएलएम में पढ़ना है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो अब समझिए इसको कैसे करते हैं। मुझे बताओ, अगर दुनिया में टाइम पीरियड जो है इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन m1 m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप क्या बोल सकते हो कि फोर्स जो है कुछ इस तरह से डिपेंड करती है मास 1 पे, फोर्स कुछ इस तरह से डिपेंड करती है मास 2 पे, और फोर्स कुछ इस तरह से डिपेंड करती है r की पावर x, या इसको मैं लिख सकता हूँ x y z। ये क्यों लिखा मैंने, अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या पावर होगी, वन होगी, बाद में वन होगी, ये होगी -1, फिर आपका मतलब -2, फिर आपका ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो आप शुरू में तो क्या बोलोगे कि हाँ भाई कुछ, मतलब किसी तरह से ये आप रिलेट कर दोगे प्रोपोर्शनल, फिर अगर वो इन्वर्सली है डायरेक्टली वो पावर के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आप ये बोल सकते हो कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, मान लो मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास का क्या, मास का स्क्वायर, मास का क्यूब, मास की पावर हाफ, वो नहीं पता ना आपको, तो आप रैंडमली बोलो कि मास की कुछ पावर एक्स, मास ऑफ द ब्लॉक एक्स। सेम टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर वाई, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z। मतलब मैंने तीनों के हिसाब से टाइम पीरियड का रिलेशन देख लिया। अब इन तीनों को कंबाइन कर दूं, mx ky g z। क्या ये समझ आता है? ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटा दूं तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आएगा, उसको अभी k डैश लिख रहा हूं, है ना, जी जेड। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, तो अब आप ये समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया, टाइम पीरियड इज के डैश एम एक्स। ठीक है, एम एक्स आया और ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाई और जी जेड। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये आपका अगर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आपको बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और आपको रिलेशन मिल जाएगा। के डैश क्या आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं, ये चीज जो है लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, क्या ये टाइम पीरियड। इस फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, न्यूमेरिकली तो आप बता नहीं सकते, न्यूमेरिकल के लिए आपको एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एलएचएस अगर टाइम पीरियड है तो हमें पता है आरएचएस भी टाइम पीरियड होना पड़ेगा, ये हमें पता है, बेसिक डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, मैं ये सारी चीजों के मुझे डायमेंशन पता है, इसका तो पता ही नहीं है ना। अब ये जो कांस्टेंट होता है, अब मैं दुनिया में इसको टाइम पीरियड बोलूं और मैं क्या बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है कि टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन, मास की पावर x। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लो पहले। तो डायमेंशन के लिए आपको टेंशन लेनी है, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, फोर्सेज माइनस की एक्स होती है स्प्रिंग, तो आप यहाँ से निकाल लो एम एल टी माइनस टू माइनस के एल। ठीक है, तो माइनस माइनस का कुछ नहीं करना, आपको डायमेंशन निकालना है, तो सीधे आ जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। ठीक है, तो आ जाएगा एम टी माइनस टू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू के डैश एम एक्स एम टी माइनस टू वाई, और एक्सलेरेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या होगा एल टी माइनस टू जेड। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, एल एच एस के डायमेंशन और आर एच एस के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अब आपको इसका तो डायमेंशन पता ही नहीं है और आप ना निकाल सकते हो खुद से, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुनिया भर में आप तभी इसको, और इसका मतलब आप ये मानोगे कि ये डायमेंशनलेस है, तभी आप इसको और इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर आपको ये डायमेंशनलेस दिया है तभी आप फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हो, और आपको क्वेश्चन अगर दिया है तो खुद से अज्यूम करके दिया होगा कि ये के डैश कोई भी डायमेंशन नहीं दे रहा है, क्योंकि के डैश जैसे ही डायमेंशन देगा तो वो खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा आरएचएस साइड में। तो जो एलएचएस है उसमें ये टाइम पीरियड है, तो आरएचएस में सिर्फ ये नहीं होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये मिलकर टाइम पीरियड बनाएंगे, फिर कुछ दिक्कत आएगी क्योंकि आपको के डैश का तो पता ही नहीं है। तो ये जब डायमेंशनलेस होता है तभी आप डिराइव कर सकते हो, जब अगर ये डायमेंशन हो, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशन, तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे। आपके सिलेबस में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही दिए होंगे जिसमें आप डिराइव कर पाओ, तो आप डायमेंशनलेस मानते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है अगर के डैश आपका मान लो कोई कांस्टेंट हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको अगर बता दूं 2 पाई आएगा, क्या आएगा 2 पाई, तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशनलेस। लेकिन ये के डैश अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता तो ये जी होता, ऐसे कांस्टेंट भी तो होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का डायमेंशन होते हैं, हमने देखा था। तो होता क्या है कि आपके जो कांस्टेंट होते हैं उनके अलग अलग हिसाब से हमें देखना पड़ता है किस तरह से वो वेरी करते हैं। अगर आपको दो चीज़ों को इक्वेट करना है, जैसे मैंने आपका यहाँ पे निकाला टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड मैंने आपका निकाला के डैश एम एक्स एम टी माइनस टू वाई एल टी माइनस टू जेड। अब ये एल एच एस आर एच एस इक्वल करना है, तो ये जो चीजें हैं एल एच एस में अगर टाइम पीरियड है तो आर एच एस पूरा अगर टाइम पीरियड बोलूं तो आपको इनका तो पता है लेकिन इसका नहीं पता, इसीलिए आप क्या करते हो कि आपके पास क्वेश्चन जो भी होंगे आप ये मानते हो कि ये डायमेंशनलेस है, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तब आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करूं, यहां पे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो चाहे तो m0 l0 t1 आ गया। ठीक है, यहां पे मास वाले पहले देखो इसका कोई डायमेंशन नहीं मान रहे हम, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है मान रहे हम, तो m x यहां से आ जाएगा एक और m, तो y। ठीक है, और यहां पे l आपका होगा, l आपका सिर्फ z में है, t आपका -2 × i
-2 इंटू जेड। क्या ये समझ आता है? ठीक है, अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करूँ? कंपेयर करो LHS RHS, डायमेंशन सेम है। आपको पता है LHS का डायमेंशनल फार्मूला RHS का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। कांस्टेंट को आप डायमेंशन लेस मानते हो, अदरवाइज अगर कांस्टेंट का डायमेंशन में कंट्रीब्यूशन देखना पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको इक्वेट कैसे करूँ, क्योंकि आपको कांस्टेंट की डायमेंशन एज इट इज नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे m की पावर 0 LHS में, RHS में x प्लस वाई है तो इक्वल होना पड़ेगा, तभी डायमेंशन सेम होंगे। और यहाँ पे आपका z है RHS में, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 2y माइनस 2z है t की पावर, यहाँ पे 1। समझ आता है? तो आपके पास क्या आ गया? z आ गया 0। ठीक है, z आ गया 0, z पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास -2y आ जाएगा 1, y आ जाएगा -हाफ, y आ जाएगा -हाफ, y -हाफ यहाँ पुट करो तो x आ जाएगा +हाफ। अब देखो क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या हमें पता चला, हमने फॉर्मूला कैसा माना था बताइए शुरू में, टाइम पीरियड विल बी k डैश m की पावर x, आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर y, g की पावर z। पुट करो, टाइम पीरियड विल बी k डैश m की पावर x, m की पावर हाफ इंटू k की पावर y, k की पावर -हाफ इंटू g की पावर 0। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चल गया कि भाई g की पावर 0 मतलब g पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में तो ऐसे ही दे दिया था जानबूझ के इसने, है ना। k डैश m की पावर हाफ, और ये नीचे चल जाएगा, k की पावर हाफ हो जाएगा -हाफ से। अब m की पावर हाफ मतलब क्या होता है? पावर हाफ होना मतलब रूट होना, स्क्वायर रूट होना, जैसे पावर 1/3 होना मतलब क्यूब रूट होना, तो ये आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, k डैश रूट में पूरे का ही है दोनों का, m बाई जो भी था आपका स्मॉल m था चाहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, m बाई के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए ध्यान से, आप ये आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे भी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऐसे होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्रूव भी हो गया, के डैश आपको निकाला नहीं है। अब कुछ लोगों ने सर कांस्टेंट क्यों निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते कांस्टेंट निकालने के लिए आपको, क्योंकि हम सिर्फ डायमेंशन चेक कर सकते हैं ना। मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है तो आप उसको न्यूमेरिकली नहीं देख सकते जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल रेफरेंस नहीं पता। मतलब आपको ये जो 2π वैल्यू आती है ये आपका एक्सपेरिमेंट करके आती है। कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट करके। समझ आता है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, अब मैं पहले बोला था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है ये बोला है डिपेंड करता है मास ऑफ पेंडुलम के साथ जो पार्टिकल लटका है, कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला निकालना है। क्या है देखो, ये एक मान लो एक आपका पेंडुलम है, तो स्ट्रिंग के साथ ऐसे जुड़ा होगा, ये आपका जो चीज़ है उसका मास, ठीक है, स्फीयर जो भी है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है। जब आप इसको मतलब हल्का सा धक्का दोगे तो ये जो ऐसे ऐसे मूव करता है, यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये पूरा एक साइकिल हुआ, ये पूरा एक साइकिल हुआ, यहाँ से यहाँ गया, आधा यहाँ कवर किया, आधा यहाँ कवर किया, पूरी डिस्टेंस कवर की, ये क्या हुआ? पूरा एक साइकिल हुआ। तो पूरा एक साइकिल जब हुआ इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब निकालो, कैसे करेंगे बताइए? आप मानोगे कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम सिस्टम का वो डिपेंड करता है मास की पावर x, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये मास, ठीक है, y एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z, है ना, कि कुछ तो पावर में ऐसा फॉर्मूला होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे फिर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दूं, k डैश एम एक्स एल वाई जी जेड। सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डिमेंशन लिखो, k डैश एम एक्स एल वाई एल टी -2 जेड। अब ये फिर से आप सोचो, ये लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड है, राइट हैंड साइड भी टाइम पीरियड होना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूं कि k डैश भी का भी डायमेंशन है कुछ, अगर इसको भी डायमेंशन वाला मानूं तो इसका मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करेगा टाइम पीरियड वाला डायमेंशन बनाने में RHS का। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं पता हमें। तो हम अपने क्वेश्चन में हमेशा मानेंगे कि ये डायमेंशन लेस है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट हाँ अगर आपको क्वेश्चन दिया तो ये मान के चलो कि आपको डायमेंशन लेस दिया होगा। तो अब कर सकते हैं सॉल्व। आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या पूरा लिखो, m 0 है, l 0 है, t की पावर 1 है। राइट हैंड साइड में m कितना है, m की पावर x है, और आपका ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे ही कर लो, m की पावर x है, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। ठीक है, समझ आता है? इक्वेट करो, LHS RHS डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर ये भी टाइम पीरियड है, ये भी टाइम पीरियड है, तो डायमेंशन सेम होने चाहिए। x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा
ठीक है, y प्लस जेड भी 0 आ जाएगा, ठीक है, और आपका -2z आ जाएगा 1, तो z आ जाएगा -½ और यहाँ पुट करो तो y आ जाएगा +½ ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ। मैंने क्या अज्यूम किया था बताइए, मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था आपके पास कि आपका जो ये फॉर्मूला है ये होगा k डैश m की पावर x, तो m की पावर x 0 मतलब कि m की पावर 0 मतलब ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, आप फिर चाहे कोई सा भी ले लो। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका l की पावर y, तो l की पावर y मतलब ½ इंटू जी की पावर -½ मतलब कि नीचे चल जाएगा ये, ठीक है, जी की पावर ½ हो जाएगा, ये पूरा ही रूट हो जाएगा, फिर ½ मतलब रूट, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज k डैश रूट L/g। आगे आप पढ़ेंगे भी, ये k डैश होता है लैब एक्सपेरिमेंट से निकलेगा 2π, तो ये आ जाएगा 2π रूट L/g। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे भी, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, है ना। तो ये समझ आता है आपको, ठीक है, और ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लो आपको दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स। रिपल वेव्स आपको पता है, पानी में अगर पत्थर मारो तो ऐसे वेव्स निकलती है ना, सर्कल 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 सर्कल, तो उनकी वेलोसिटी वो किस स्पीड से निकल रही है ना, रिपल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाटर डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, जो वेव बन रही है रिपल वेव उसकी वेवलेंथ, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, क्या होगा। तो सॉल्व करें। आपको बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की पावर मान लो मैं x मान लूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर की पावर y मान लूँ, वेवलेंथ की पावर z मान लूँ, कॉन्स्टेंट लगा दूँ। अब डिमेंशन लिखूँ, लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है LT-1 k डैश, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, तो ये आ जाएगा L से L जाएगा तो MT-2 MT-2, ठीक है, और उसकी पावर x। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो ML-3 की पावर y, ठीक है, और लैम्बडा क्या होता है, लेंथ होता है, वेव लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है, तो डिमेंशन लेंथ की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा M0L1T-1 लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी कंबाइन करो सबको, m की पावर x प्लस वाई, ठीक है, और आपका अच्छा इसको एक साथ ही लिख लो, m की पावर x प्लस वाई, l की पावर -3y प्लस जेड, और t की पावर -2x, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई विल बी 0, ठीक है, -3y प्लस जेड will also equal to 1 and -2x will be -1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, हाफ, यहाँ से x हाफ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे पुट करो तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -½ x हाफ पुट करोगे तो y -½ यहाँ पुट करोगे तो ये आपका -½ मतलब कि 3/2, 1 - 3/2 मतलब कि -1/2, तो z भी क्या आ जाएगा -1/2। तो आपके पास x y z आगे पुट कर सकते हो, तो वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव होगा k डैश टी की पावर x, तो टी की पावर ½ रो की पावर y इज -½ और लैम्बडा की पावर भी -½ फिर क्या हो जाएगा k डैश, ठीक है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, टी की पावर मतलब ½ ये आ जाएगा, और ये दोनों ही नीचे चल जाएंगे, इसकी भी पावर ½ इसकी भी पावर ½ ये क्या आ जाएगा k डैश, ये सारा एक साथ कर दूं रो लैम्बडा। क्या ये समझ आया, ये बना आपका फॉर्मूला, है ना। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है कैसे आप फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना, यही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा पक्का, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में, ये अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसका जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का, है ना, रिवॉल्व जिसमें कर रही है वो अर्थ के अराउंड। तो आपको बोला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी है उस सैटेलाइट की, जो कि आपका ऑफ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना, अर्थ की अराउंड। तो ये बोला है डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना।
इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ। तो आपको बोला है कि भाई बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, शाबाश। आपने मान लिया कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पे, तो मान लो मास ऑफ अर्थ की पावर एक्स पे डिपेंड करती है, एक्स एडजस्ट हो जाएगा। जी की पावर वाई पे डिपेंड करती है, आर ऑर्बिट की पावर जेड पे डिपेंड करती है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आप साथ में क्यों लिखते हो। अरे अलग 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 अलग, अरे अलग अलग भी लिखोगे अगर ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट जी की पावर वाई, तो भी कंबाइन करके तो सेम ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे ना आप। ये आ जाएगा के डैश प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम डायमेंशन लेस मानते हैं, ध्यान रखना है। एम ई की पावर एक्स, जी की पावर वाई, आर की पावर जेड। पुट करो डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी है, कैसी भी ऑर्बिटल हो चाहे जो भी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। तो एम जीरो एल टी माइनस वन, क्या ये समझ आता है। के डैश मास ऑफ अर्थ के डायमेंशन क्या होंगे, मास ही होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। एम ई होगा, जी का डायमेंशन आपको याद नहीं रखना है, आप निकाल सकते हो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्र से, बट हमें पता है, हमने बार बार निकाला है, ये क्या होगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन टी माइनस टू की पावर वाई। और रेडियस तो क्या होता है, मीटर में ही आएगा या सेंटीमीटर या किलोमीटर, है ना। तो लेंथ क्या होगा जेड। तो अब बताइए कंबाइन कीजिए, एल वन टी माइनस वन के डैश एम, एम की पावर क्या होगी टोटल, एक्स यहाँ से आएगा, माइनस वन इंटू वाई यहाँ से आएगा, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एल की पावर क्या होगी, थ्री इंटू वाई थ्री वाई, प्लस जेड आगे से आएगा। टी की पावर क्या होगी, टी की पावर होगी माइनस टू वाई। क्या ये समझ आता है ना, इजी था। अब बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक बनेगी थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, एक बनेगी माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से क्या है, वाई इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और इसमें पुट करो तो एक्स भी क्या आ जाएगा हाफ, ठीक है। और यहाँ पुट करोगे थ्री बाई टू, वन माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, तो जेड आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये समझ आता है। अब आपको पता ही होगा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन मिनिमम चाहिए होती है ना। अदरवाइज इन्फिनिट सॉल्यूशन आते हैं अगर कम इक्वेशन दियो, जैसे दो इक्वेशन दियो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि है ना, ये आपको पता होगा बेसिक चीज़ें मैथ्स की, नहीं तो हम आगे सीखेंगे। अब आप पुट करो, फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी के डैश, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की पावर एक्स, एक्स हमारे पास आया है हाफ, एक्स हमारे पास आया है हाफ, ठीक है। और आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर भी वाई दैट इज हाफ, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज माइनस हाफ जेड, है ना। जेड मतलब कि माइनस हाफ आया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा के डैश, के डैश मास ऑफ अर्थ की पावर हाफ मतलब रूट, जी की पावर हाफ मतलब रूट, ये नीचे ले जाऊं मैं तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, आर की पावर हाफ हो जाएगा माइनस हाफ से, है ना। जब आप इसको रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये हो जाएगा रूट आर, ठीक है। नीचे जाके पावर हाफ हो जाएगा मतलब रूट आर, ये हो जाएगा के डैश रूट पूरा मान लूँ मैं एम ई डॉट जी अपॉन आर। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी के डैश, जो कि एक कांस्टेंट है आपका प्रोपोर्शनलिटी, जो आप लैब एक्सपेरिमेंट से निकालते हो, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू बार बार एक्सपेरिमेंट करके, कि आप पता क्या करते हो, आप वैरी करते हो, इसको वैरी करो इसको वैरी करो, फिर देखोगे आपकी फैक्टर जो है, कौन सा फैक्टर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आप पहले इसको दो रखो, फिर चार रखो, फिर पांच रखो, ये किस तरह से इक्वेट हो रहा है, कुछ ऐसा कॉन्स्टेंट होगा। देखो आप ये निकालोगे, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल करके ये निकालोगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करने के लिए के डैश का जो फैक्टर डालोगे वो आपका कांस्टेंट होगा। क्या ये समझ आता है। सो आई होप आपको मजा आया होगा कैसे हम मतलब डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, अगर डिपेंडेंसी दी हो। यहाँ पे समरी बस इतनी सी है, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दी हो, मान लो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर वन, ठीक है आपका, और फैक्टर टू फैक्टर थ्री, ठीक है, मान लो तीन फैक्टर ऐसे। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो आपका फॉर्मूला लिखते हो आप, वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी में कैसे लिखते हो, मान लो एफ वन की पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एफ टू की पावर वाई, एफ थ्री की पावर जेड, ठीक है, फैक्टर ये फोर्स नहीं है, एफ फोर की पावर ए, सब जहाँ तक जाए। तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो के डालते हो, एक प्रोपोर्शनलिटी कौन सी, के लिखो चाहे के डैश लिखो, एफ वन एक्स एफ टू वाई सब मल्टीप्लाई कर दिया, एफ थ्री जेड, ऐसे ऐसे, है ना। ये आपका अब होता क्या है, ये की बात ध्यान रखनी है, के डैश को आप ऑल अलोंग योर सिलेबस डायमेंशनलेस मानोगे जब भी बनाओगे, बिकॉज अगर इसका आप डायमेंशन मान लो तो आप जब एलएचएस के डायमेंशन इक्वल करोगे आरएचएस के डायमेंशन से, तो आरएचएस सिर्फ यहां से नहीं आएगा डायमेंशन, फिर अगर ये डायमेंशन वाला है तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा डायमेंशन बनाने में,
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायमेंशन का कौन सा पार्ट इसने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको इसका डायमेंशन नहीं पता। आप तो इसको अज्यूम कर रहे हो एक कांस्टेंट की तरह, है ना। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये डायमेंशन वाला कांस्टेंट नहीं होता। इस क्वेश्चन में आपका होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना। अब डायमेंशन वाले कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। आपने देखा है प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं एग्जिस्ट। तो इसमें कोई मतलब आपको डाउट नहीं करना है। सो that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like on the video, comment on the video, share the video, subscribe to the channel, so that I will be motivated to make the uh, upcoming lectures as soon as possible. Thank you so much. Let's see you all in the next video.